Hello, good afternoon. चलिए, today we will start with physics. Okay, we have completed biology and today we will start with physics. ठीक है? और फिजिक्स आपको नोट्स आपके मिल गए होंगे. प्लीज मेरे को कोई एक कंफर्म करें. हैव यू गॉट द नोट्स? ठीक है, हैव यू गॉट द नोट्स? कोई एक मैसेज करो. हैव यू गॉट द नोट्स? यस और नो? यस सर. सो 729 फिजिक्स इज फ्रॉम 729. ठीक है, we will complete till 762. Note it down. We will complete till 762 and I will take full 4 days: Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ठीक है, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday we will complete physics. Understood? ठीक है. I'll go slow क्योंकि I know science background नहीं है, समझ नहीं आती है, पर फिर भी मैं पूरा आपको समझा के जाऊंगा. ठीक है जी, चलो चलो we'll start. I have an offline class also at 3 p.m. So we'll start, right? चलिए, तो फिजिक्स 729. सबसे पहले वर्ड है यूनिट. यूनिट क्या होता है? कभी भी आपने देखा होगा जैसे डिस्टेंस, हम कहते हैं ईटानगर, ईटानगर टू नाहरलगन. ठीक है, नाहरलगन डिस्टेंस कितना है? नाहरलगन डिस्टेंस कितना है? लेट्स से 9. क्वेश्चन इज व्हाट इज 9? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 9 किलोमीटर. ठीक है, अब ये जो किलोमीटर है, किलोमीटर दिस इज यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट. ठीक है, जैसे किलोमीटर दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ. ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर 9000 मीटर्स. सो मीटर इज आल्सो अ यूनिट, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. सो मीटर इज आल्सो अ यूनिट, किलोमीटर इज आल्सो अ यूनिट. both this unit is the unit of length. क्लियर हो गया? सबसे पहले 729 में देखो वर्ड लिखा हुआ है यूनिट. अब आगे दो वर्ड लिखे हुए हैं, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट. जैसे ये, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, हमने कहा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो हमने कैलकुलेशन करके 9 किलोमीटर विल बी इक्वल टू अराउंड 9000 meters. So now this meter, this will become derived unit. Okay, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिट्स. क्लियर हो गया? यूनिट. जैसे वेट, कोई बोलेगा सर मेरा वेट है 50 kg, तो kg इज द यूनिट. दिस इज द यूनिट ऑफ वेट. अंडरस्टूड? ठीक है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ वेट. चलिए, सो आगे देखो, अब 730 में क्या लिखा हुआ है? सर फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स के नोट्स दे दिए हैं आपको. सुनील देवरी, फिजिक्स के नोट्स सी फ्रॉम बुक, सी फ्रॉम योर ग्रुप, और कंफर्म करो मेरे को जल्दी. ठीक है, कंफ्यूज क्यों रहते हो इतना? सुनील मिल गया? चलो सुनील जल्दी बताओ, नोट्स मिल गए? हैव यू गॉट द नोट्स सुनील? नो सर, ग्रुप में तो कोई नोट्स ही नहीं है सर. सुनील हैव यू गॉट द नोट्स? मैसेज करो. ज- ओ ये रहा, सेंड ही नहीं हुआ है सर. नो सर,
सर्च इन ग्रुप, यू विल गेट द नोट्स। ग्रुप में देखो। सर लेकिन कहाँ से पढ़ा रहे हैं? तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। हाँ। जिसको नोट्स नहीं मिले वो प्लीज अपने ग्रुप में देखो, ठीक है। जी सर। मैंने पहले ही बोला था नोट्स देने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सर लेकिन ग्रुप में नोट्स दिया ही नहीं था कोई आगे भी। है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन। न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। हम कहते हैं कितना जोर लगा, कितना फोर्स लगा, तो कोई बोलेगा सर 10 लगा। दिया है ग्रुप में नोट्स, 3-4 ग्रुप थे, तीनों में भेजा है, ठीक है। डोंट वरी, क्लास करने दो, फिर इस पे बात करते हैं। फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन के नीचे जो यूनिट होता है दैट इज टाइम। टाइम, जैसे हमने बोला केजी के नीचे होता है ग्राम, किलोमीटर के नीचे होता है मीटर, वैसे ही न्यूटन, न्यूटन के नीचे क्या होगा? टाइम। एंड 1 न्यूटन, नोट करते रहो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 टाइम। प्लीज नोट करो, 10 रेज टू द पावर 5 टाइम। हाँ दे देंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 टाइम। तो इसमें ये, दिस इज अ फंडामेंटल यूनिट, किसका? फोर्स का। दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट, किसका? फोर्स का। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 टाइम। So this is a unit. Okay, 10 raised to the power 5 टाइम। अब आगे देखो वर्क। वर्क का यूनिट ये भी हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। वर्क का यूनिट इज जूल। ये आपके यूडीसी या एलडीसी में भी क्वेश्चन आया था, वर्क का यूनिट क्या है? तो वर्क का यूनिट इज जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। 1 जूल is equal to 10 raised to the power 7 erg. Erg is also a unit, and erg is a derived unit of work. What is the unit of work? Fundamental unit of work will be joule. Derived unit of work will be erg. ERG. Clear? ठीक है। अब देखो, जो क्वांटिटी होती है वो दो तरह की होती है, स्केलर। एक होता है वेक्टर, समझो ये क्या है। अरे हमें साइंटिस्ट नहीं बनना, सिंपल आइडिया हो स्केलर और वेक्टर क्या है। स्केलर, स्केलर का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका जिसका हम कह सकते हैं कि उसका, जैसे 10, हमने बोला फोर्स 10 न्यूटन, तो ये 10 हो गया आपका मैथमेटिकल कुछ है, इसका कुछ वेट है। 10 कितना है? 10 है, ठीक है। 10 न्यूटन है, तो वहां से हमें ये पता लग गया 10 न्यूटन फोर्स है। अब जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन। अगर किसी भी चीज का ये होगा और उसकी अगर डायरेक्शन भी होगी तो दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे वेट, जैसे मेरा वेट, लेट्स से मेरा वेट इज 80 केजी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन, सिंपल यूनिट है। ऐसी यूनिट को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स लिखो वेक्टर के, आपके यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक और लिखो डिस्प्लेसमेंट। दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज।
इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी। स्केलर क्वांटिटी जैसे वेट, स्पीड, डिस्टेंस, तो ये बनेगी आपकी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। बस जितने मैंने एग्जांपल लिखे हैं यही पेपर में पूछे जाते हैं। ये वेक्टर है कि ये स्केलर है, बस। स्केलर होता है जिसका सिर्फ यूनिट होता है, वेक्टर होता है जिसमें यूनिट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो दैट बिकम्स द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर इनफ? 737 में देखो एक वर्ड लिखा हुआ है इंपल्स। क्या होता है इंपल्स, पहले देखो, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। इंपल्स के लिए सबसे पहले आपको समझना है मोमेंटम क्या है। मोमेंटम, मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, अब होती है इंपल्स। क्या है इंपल्स? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे कभी आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, जब आप क्रिकेट का मैच देखते हो तो उसमें विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर, या कैच होता है, कैच। अब देखो जरा मेरा एक्शन देखो, विकेट कीपर होता है या आपका जो प्लेयर कैच ले रहा है। जैसे ही बॉल वो पकड़ता है, जैसे ही बॉल पकड़ेगा तो जो बॉल ऊपर से आ रही है उसका मास है, उसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, इसका मतलब उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। जैसे ही उसने कैच पकड़ा तो स्पीड जीरो होगी, मोमेंटम जीरो हो गया। और अगर तो वो ऐसे ही पकड़ लेगा तो उसके बहुत चोट लगेगी। अब वो विकेट कीपर होता है या जो प्लेयर होता है वो कैच पकड़ के वो ऐसे करता है। जब वो ऐसे करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता चीज को रोक रहे हैं, तो ये टाइम बढ़ गया। अब जब टाइम बढ़ेगा तो इंपल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको चोट कम लगेगी। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वो आपके पेपर में पूछता है, कैचिंग द बॉल। कैचिंग द बॉल, एक ही यही एक क्वेश्चन वो पूछता है बार बार, इसीलिए वो कैच पकड़ते हुए टाइम को बढ़ाता है। और जब टाइम बढ़ेगा तो देखो इंपल्स कम होगा, और जब इंपल्स कम होगा तो उसको चोट, उसको जो इम्पैक्ट होगा उसका वो कम हो जाएगा, उसको चोट कम लगेगी। ठीक है, तो ये कैचिंग द बॉल में ये यूज होता है इंपल्स। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट इज योर 738। 738 इज योर एनर्जी। एनर्जी का जो एसआई यूनिट इज जूल, वो मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया। एसआई यूनिट इज जूल। एनर्जी होती है आप कितना काम कर सकते हो। ठीक है, अब बार बार क्वेश्चन पूछता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। ये उसकी फंडामेंटल यूनिट है, ये उसकी डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, इसमें अभी मैं 739 छोड़ रहा हूं क्योंकि 744 में वो रिपीट होगा। ठीक है, तो 739 अभी मैं छोड़ रहा हूं। अब आपने सुना होगा सिंपल क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ मोशन किसने दिए, न्यूटन। सो न्यूटन ने क्या दिया, लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के कितने लॉ ऑफ मोशन है, 3।
पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीन उसके लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन ये कहता है अगर कोई चीज खड़ी है तो ये खड़ी रहेगी, ये तब तक खड़ी रहेगी जब तक आप इस पे कोई फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, अगर कोई चीज खड़ी है वो खड़ी रहेगी, ये चलेगी नहीं, और तब तक नहीं चलेगी जब तक आप इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे। ये भी कहता है ये चीज है, अगर ये चल रही है, अगर ये चल रही है, ये चलती रहेगी जब तक इसको फोर्स लगा के आप नहीं रोकोगे। सो दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्लियर? नाउ इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का ये कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यार ऐसे लिखो, फोर्स इज इक्वल टू m इनटू a। दिस इज व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस आपको पता हो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेक्टर, मैंने आपको पढ़ा दिया, इसीलिए फोर्स इज आल्सो वेक्टर। इसका मतलब फोर्स की यूनिट भी होगी और फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। ठीक है, जैसे आप कभी राइफल देखो, राइफल जब आप राइफल चलाते हो, गोली मारते हो, तो ये गोली आगे जाएगी, राइफल पीछे आएगी। देखो उसमें लिखा भी होगा, और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, रिकॉइल ऑफ द गन। जो राइफल का रिकॉइल है, राइफल जो पीछे आती है, तो दैट इज ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट क्या करता है? रॉकेट, ये रॉकेट है, जब रॉकेट चलता है तो धुआं नीचे फेंकता है, जब वो धुआं नीचे फेंकता है तो धरती इसको ऊपर को लिफ्ट करती है, रॉकेट ऊपर चले जाता है। दैट इज द मोशन ऑफ रॉकेट। स्विमिंग, कभी आप स्विमिंग करो, स्विमिंग में आप हाथों से पानी पीछे मारते हो, जैसे ही हाथों से पानी पीछे मारते हो तो ऑपोजिट रिएक्शन होता है, आपकी बॉडी आगे को जाती है। सो दैट इज स्विमिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब है वर्क, अगले पे आओ। वर्क क्या है? वर्क, वर्क क्या है? एनर्जी। आपके पास एनर्जी है, आपने कोई सामान को उठाया, जैसे सपोज करो ये पेपर है, ये मैंने इस पे फोर्स लगाई, इस पे मैंने एनर्जी लगाई, ये पेपर को मैंने यहां फेंका, तो मैंने कहा इतना काम हो गया, दैट इज वर्क। क्लियर हो गया? दैट इज योर वर्क। देखो लिखा हुआ, इफ अ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड, वर्क का मतलब है ये बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाई और ये बॉडी यहां पहुंच गई, ये बॉडी यहां की यहां आ गई, तो ये काम हो गया। तो दिस इज नोन एज व्हाट इज योर वर्क। तो वर्क इज नथिंग, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो वर्क एक जगह से एक बॉडी को फोर्स लगाकर दूसरी एनर्जी में धकेल रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर वर्क। और एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये जो वर्क है दिस इज स्केलर यूनिट, इसको बोलते हैं स्केलर यूनिट। अब व्हाई वर्क इज नोन एज स्केलर? क्योंकि वर्क की सिर्फ और सिर्फ यूनिट है, इसकी डायरेक्शन नहीं है। और साइड पे आप लिख लो देयर इज नो डायरेक्शन।
इसीलिए वर्क इज स्केलर। तो वर्क इज स्केलर। देखो, ये बॉडी यहां से यहां गई तो ये वर्क हो गया, बट इस बॉडी को यहां से यहां किसने भेजा? तो दैट इज एनर्जी। एनर्जी। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज नथिंग, कैपेसिटी टू डू वर्क, दैट इज एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ? और वर्क की मैंने आपको यूनिट्स पहले बता दी, वर्क की यूनिट्स है जूल। बार बार बोल रहा हूं, जूल। ठीक है। अब एनर्जी, एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक। अब ये जो एनर्जी है दो तरह की, वन इज पोटेंशियल एनर्जी। अरे सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने ना सुना होगा। पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये धरती, ये आपने, ये आ रही है ऊपर से पहाड़ है, पहाड़ से आ रही है नदी, तो यहाँ पे डैम बनता है ना, और ये पानी रुक गया। अब इस पानी में एनर्जी है। आप बोलोगे सर कितनी एनर्जी है? तो हम बोलेंगे ये हाइट, लेट से ये हाइट है h, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच। कितना पानी का मास कितना है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे को फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स कितनी हाइट पे, और इसको बोलते हैं एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। ग्रेविटी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। हाइट ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। ठीक है। इसीलिए जब बहुत हाइट से आदमी गिरता है, बहुत हाइट से, उसको बहुत चोट लगती है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है। जितनी एनर्जी होगी उतनी ज्यादा जोर से नीचे गिरेगा, और उतनी उसकी बॉडी टूट जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। अब है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन के कारण, चलने के कारण। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम मास v वेलोसिटी का स्क्वायर। जितनी स्पीड से आप चलोगे, जितनी स्पीड से चलोगे उतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर इनफ? So this is potential energy and that is your kinetic energy. So energy is of two types, potential energy and kinetic energy. Potential energy का फॉर्मूला mgh, kinetic energy का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो वो बनेगा फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोर तो नहीं हो रहे? 744 का एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। 744 का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो, एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस स्प्रिंग। कई बार स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को आप ऐसे करके स्ट्रेच करते हो, फिर स्प्रिंग एकदम से ऐसे जाता है, आपको चोट भी लगती है ऐसे। तो वो क्यों? क्योंकि जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो उसमें एनर्जी है, जैसे ही आपने छोड़ा स्प्रिंग उड़ गया, क्योंकि उसमें एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। फिर देखो, एनर्जी ऑफ वाटर कलेक्टेड एट हाइट। अरे इसीलिए तो डैम बनते हैं। ये पानी आपने रोक लिया, अब इस पानी में एनर्जी है, अब इस पानी को आप नीचे फेंकते हो, नीचे टरबाइन लगी होती है, जितनी एनर्जी से ये पानी नीचे गिरेगा उतनी ये टरबाइन घूमेगी, जितनी टरबाइन ये घूमेगी उतनी एनर्जी पैदा होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तब फिर आपको मिलती है बिजली। समझ आ रहा है?
अब देखो मैंने बता दिया 745, रीड 745, potential energy of a body in the gravitational field of earth, that is your mgh, mass into gravity into height। वो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, देखो लिखा हुआ है साइड पे। आगे आओ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैंने आपको बता दिए, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई एक आदमी बोलो यस और नो। ऑनलाइन इतनी एडमिशन हैं, बच्चे सिर्फ 6 एडमिशन लगाते हैं, फिर कैसे पता लगेगा? रिकॉर्डेड सुनते हो। सुनील देवरी, आर यू गेटिंग द थिंग्स? स्पीक अप। Yes, yes. यस सर, अच्छा से आ रहा है सुनील, सर। यस सर, समझ में आ रहा है सर। टाइप करो, मैसेज टाइप करो। सुनील, सो गया क्या? ठीक। अरे व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन भी आ रखा है आज तो। मॉन्स्टर तो नहीं पिला रहे, हु इज स्लीपिंग? हमको लगा सुनील देवरी सो गया, हम बोल रहे हैं जवाब ही नहीं दे रहा है, जवाब ही नहीं दे रहा है। नहीं सर, जवाब तो दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं ना होती तो पता नहीं लगता है क्या हो रहा है। चलिए, एनीवेज। अच्छा, पावर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे 747 है ना, वो इंपॉर्टेंट है। पावर, पावर क्या है? ना, मॉन्स्टर इज गुड फॉर हेल्थ, व्लादिमीर पुतिन। तो लस्सी पिलाएगा है? लस्सी पिएगा व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। चलो, अब देखो पावर क्या है। पावर का सिर्फ एक क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आ रहा है। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितने टाइम में कितना काम करते हो, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो, जो सिंपल बताओ, आपने 100 काम करना है, ठीक है। लेट्स से आपने 100 किलोमीटर चलना है। 100 किलोमीटर तो हर आदमी चलेगा, खरगोश भी चलेगा, कछुआ भी चलेगा, मैं भी चलूंगा, व्लादिमीर पुतिन भी चलेगा। मैं चलूंगा 100 दिन में, 100 डेज में। जो घोड़ा है, घोड़ा, घोड़ा 100 किलोमीटर चलेगा कितने में? एक, लेट से 5 घंटे में। तो बताओ किसकी पावर ज्यादा है? बताओ, घोड़े की। क्योंकि घोड़े ने कम समय में ज्यादा काम किया। मैंने ज्यादा समय में ज्यादा कम काम किया, तो घोड़े की पावर ज्यादा। इसको बोलते हैं पावर। देखो, तो पावर, व्हाट इज पावर? कितना काम किया पर यूनिट टाइम। अगर आप टाइम ज्यादा लोगे तो आपकी पावर क्या होगी बताओ? कम। और अगर आप टाइम कम लोगे तो आपकी पावर क्या होगी? ज्यादा। अब कहीं पे लिखो, पावर इज अ स्केलर यूनिट। पावर इज ऑल्सो अ स्केलर यूनिट। नोट करो, इसका मतलब सिर्फ यूनिट है पावर की, देयर इज नो डायरेक्शन, ठीक है। पावर इज अ स्केलर यूनिट। पावर का जो यूनिट है उसको बोलते हैं वॉट। सुना होगा वॉट। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। सबसे ज्यादा पावर होती है घोड़े में, इसीलिए बोला जाता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये इस साल यूडीसी में क्वेश्चन आया था। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है?
द क्वेश्चन वाज इन यूडीसी, और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं कराया था ये, क्योंकि फिजिक्स कोई पढ़ाता ही नहीं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर इनफ? क्लियर हो गया भाई बहनों? अब एक ग्रेविटेशन क्या है? ओके, एक ही आदमी है जो बार बार बोलते हैं, बाकी ऐसे ही बैठे रहते हैं। सुनील देवरी मेरे को रोज फोन करके मेरा हालचाल पूछता है, कितना अच्छा आदमी है, बाकियों को कोई लेना देना नहीं है, सर जीता है मर गया है? चलिए, but now what is gravitation? See, gravitation क्या है? ये एक बॉडी है, एक ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है, ये चीज इसको अपनी तरफ खींच रही है, दिस इज ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसको ऐसे लाइन बना के ये किसकी तरफ खींच रहा है, ये इसकी तरफ खींच रहा है, ऐसे। ठीक है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, दिस इज व्हाट इज ग्रेविटेशन। और ये लॉ किसने बनाया? न्यूटन ने। इसलिए हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फ्राइडे तक हमको फिजिक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है, फ्राइडे तक। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये फोर्स कितनी है, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू जी। जी कांस्टेंट है, ये क्या है हमको कोई लेना देना नहीं। इसका मास m, इसका मास m2, ये फोर्स है Gm1 m2, ये डिस्टेंस है r, इन दोनों का डिस्टेंस है r, और जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ये जो फोर्स है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। So this is what is your Newton's law of gravitation. ठीक है, एक एक क्या होता है ना, ऊपर से जब आप कोई चीज फेंकते हो, सपोज करो ये आपने कोई बॉल फेंकी, अब ये बॉल आपने फेंकी, अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, ऐसे ही फेंकी, तो इस बॉल की स्पीड कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी? दैट इज स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी नोट करो, तो ये कांस्टेंट है। स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दो चीजें याद रखनी है जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। एक टर्म है मास, एक टर्म होता है वेट। मास और वेट, सपोज करो मेरा मास, लेट्स से माय मास इज m, बट जो मेरा वेट होगा दैट विल बी m इनटू स्मॉल g। अब मास, चाहे आप सैटर्न पे चले जाओ, चाहे आप सन पे चले जाओ, चाहे आप इक्वेटर पे चले जाओ, चाहे आप पोल्स पे चले जाओ, मास विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। बट वेट, वेट आपका वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? क्योंकि वेट में लगता है स्मॉल जी, और ये जो स्मॉल जी है वो इक्वेटर पे कुछ है, पोल्स पे इट इज समथिंग, मून पे इट इज समथिंग। जैसे मून पे जो स्मॉल जी है, जितना धरती पे जी है उसका g/6 है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप मून पे जाओगे तो आपका वेट m इंटू g/6 होता है। इसका मतलब ये हुआ जितना आपका धरती पे वेट है उसका 1/6 वेट आपका मून पे बनेगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है
कि मून पे आपका वेट कितना होगा। जितना धरती पे है उसका 1/6, ठीक है। मास आपका कांस्टेंट रहेगा, वेट आपका बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी बदलता रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जी ये पोल्स पे मैक्सिमम है, इक्वेटर पे ये मिनिमम है। इसका मतलब जब आप पोल्स पे जाओगे आपका वेट बढ़ेगा, और जब आप इक्वेटर की तरफ आओगे तो आपका वेट कम होगा, दैट इज स्मॉल जी। ऐसे ही 751 लिफ्ट, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो आपका वेट बढ़ेगा, लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो आपका वेट कम होगा। हाँ, और जब ये लिफ्ट की तार टूटेगी, फ्री फ्लो होगा, एकदम से लिफ्ट नीचे गिरेगी, तो आपका वेट हो जाएगा 0। मार्कर पर वेट, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है वेट बढ़ेगा, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो वेट कम होगा, और अगर लिफ्ट गिरेगी, रस्सी उसकी कटेगी, नीचे एकदम से गिरेगी, तो योर वेट विल बिकम 0। क्लियर है ना? उसके बाद देखो 753 प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन होता है प्लैनेट सन के अराउंड कैसे घूम रहे हैं, वो 3 प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन है। आप सिंपल इतना याद रखो, वो दिए थे कैप्लर ने। कैप्लर ये साइंटिस्ट है, तो कैप्लर गेव प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन। कैप्लर। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है देखो, ये धरती, आपने धरती में से कोई चीज फेंकी, कोई आपने चीज ऐसे करके फेंकी, बड़ा देखो वो चीज थोड़ी ऊपर जाके नीचे आ जाती है, होता है ऐसा? क्लियर है? अब हम ये कहते हैं कि आप कितनी स्पीड से फेंको कि ये चीज अर्थ को छोड़ के बाहर निकल जाए, वापिस ही ना आए, और उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से आप कोई चीज को फेंकोगे, थ्रो करोगे कि वो अर्थ को एस्केप कर जाएगी, अर्थ से बाहर जाएगी, तो दैट इज एस्केप वेलोसिटी। और ये जो एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर आपने इस स्पीड से किसी पत्थर को फेंका, किसी भी चीज को फेंका इस स्पीड से, तो वो अर्थ को छोड़ के स्पेस में चले जाएगी, सो दैट इज एस्केप वेलोसिटी। और जो मून की एस्केप वेलोसिटी है दैट इज 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज फॉर मून, दिस इज फॉर अर्थ। ठीक है जी, चलो अभी ये करना तो 762 तक था, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव अ क्लास एट 3, ओके, आई नीड टू टेक सम रेस्ट। तो कल फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं आपको पहले बता दूं वी विल कंप्लीट प्रेशर, फ्लोटेशन, ठीक है। विल ट्राई टू गो अप टू 812, ओके, 812 तक जाएंगे, क्योंकि मेरे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरे को तुम्हें याद भी कराना है। अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ रहा होगा। यस सर। क्लियर? अच्छा, ठीक है।